अभी हम डिस्कस करेंगे आपका डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है, कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन मतलब क्या, एक का अपना कॉपी बना देना। तो रेप्लिकेशन मतलब क्या, रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। सपोज ये अगर एक डीएनए है तो ये अपना डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा, इस तरीके से 2 कॉपी बना लेगा, तो रेप्लिकेट कर लिया, इसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। बट वाटसन और क्रिक साहब जो थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। उन्होंने जस्ट प्रपोज किया, वाटसन एंड किंग प्रपोज्ड एट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी मतलब क्या, सेमी सर्कल मतलब क्या, आधा। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि ये अगर देखिए ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये अगर डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो ठीक है, सो जब आपका नया डीएनए बनेगा तो उसमें क्या होता है आपका, बेसिकली ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से और टेम्पलेट हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, ये 2 सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ में आपका नया स्ट्रैंड आके लग जाएगा इस तरीके से, नया स्ट्रैंड आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, नया स्ट्रैंड आके जुड़ जाएगा। और तो देखिए एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, उसका 2 कॉपी बन गया, है कि नहीं। पर ये कॉपी जो बना इसमें देखिए 50% जो है वो क्या है, आपका पेरेंटल डीएनए है और 50% न्यू है। सिमिलरली यहाँ भी 50% पेरेंटल डीएनए है और 50% न्यू है। तो सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा गया कि अगला जनरेशन में जो गया उसमें 50% नया डीएनए जो बना पेरेंट वाला था, तो ऐसा इन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। इट सजेस्ट दैट द पेरेंटल डीएनए रहेगा एक्ट एज ए टेम्पलेट, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के हिसाब से एक्ट करेगा, जहाँ में आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आके सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर रेप्लिकेशन इच डीएनए मॉलिक्यूल जो 2 बनेगा उसमें एक पेरेंटल होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने ऐसा प्रपोज किया और इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने दिया, तो मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने। किसने, मेसेल्सन एंड स्टाल, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। ईयर याद रखिएगा 1958, ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 1928, 1952, 1958, ठीक है। मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे, तो अभी मैं बहुत आराम से आपको समझा दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से कॉपी से समझा दूंगा, फिर यहाँ भी दिखा दूंगा, ऑलराइट। थोड़ा ध्यान देना है वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए इन्होंने क्या बोला, वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया डीएनए रेप्लिकेशन। ये सपोज पेरेंटल अगर डीएनए है तो देखिए जब आपका एक टेम्पलेट हिसाब से दोनों एक टेम्पलेट हिसाब से काम किया और यहाँ देखिए न्यू स्ट्रैंड बन गया। सो जो नया 2 डीएनए बना इसमें देखिए एक ओल्ड स्ट्रैंड एक न्यू है, एक ओल्ड एक न्यू है, मतलब 50% पेरेंटल है 50% न्यू है। इसका मतलब 50% आ रहा है, डेट इज सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्व हो रहा है। नया डीएनए में 50% पुराना वाला कंजर्व हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने 1958 में। किस पे काम किया, याद रखिएगा, इकोलाई बैक्टीरिया पे काम किया। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने इस्तेमाल किया N15 को। अब N15 एक हैवी नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव नहीं, ठीक है। इससे पहले आपका मार्था चेस ने रेडियो एक्टिव इस्तेमाल किया था, P32, H35, वो रेडियो एक्टिव था। पर इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, हैवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, वेट जिसका वेट ज़्यादा हो नाइट्रोजन का। N15 इज द हैवी आइसोटोप, ठीक है, हैवी नाइट्रोजन है आइसोटोप, बट नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हैवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इज द हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल नाइट्रोजन, नॉर्मल वाला N14 है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। क्योंकि डीएनए में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब आपका क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर फॉस्फेट होगा। नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अगर नाइट्रोजनस बेस में डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो अगर N15 का होता है तो N तो हैवी है, तो डीएनए क्या होगा, आपका हैवी डीएनए होगा। और अगर डीएनए है सपोज एक स्ट्रैंड, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस N14 है नॉर्मल, तो वो डीएनए क्या होगा, आपका लाइट होगा डीएनए। और इस हैवी डीएनए और लाइट डीएनए को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आप सीजियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ वेट। सपोज ये अगर मैं कर रहा हूँ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, तो जो हैवी डीएनए होगा वो नीचे आ जाएगा। नीचे आया, हैवी है मतलब क्या, यहाँ में नाइट्रोजनस बेस N15 है और जो लाइट होगा वो ऊपर आएगा, यहाँ क्या है, N14 है, ठीक है। तो आप हैवी डीएनए और लाइट डीएनए को सेपरेट कर सकते हो बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए तो आप सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, मेसेल्सन स्टाल साहब ने इकोलाई जो था उनको एक मीडियम में ग्रो किया, N15 मीडियम में, डेट इज एमोनियम क्लोराइड, और इसमें जो नाइट्रोजन था वो N15 था। फॉर मेनी जनरेशन टू इनकॉर्पोरेट N15 इंटू द बैक्टीरिया ऑफ इकोलाई, बहुत जनरेशन के लिए ग्रो करवा N15 मीडियम में, ताकि बैक्टीरिया का डीएनए में सिर्फ N15 घुस जाए, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरिया का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है
अब इसमें बहुत जनरेशन ग्रो करने के बाद जो है क्या होगा, दोनों में N15 हो जाएगा, नाइट्रोजन दोनों में N15 होगा। इसको जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा सीजियम क्लोराइड में, तो बेंड कहाँ आएगा आपका, ऑब्वियसली बेंड कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि दोनों डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन N15 है, हैवी है, तो नीचे ही आएगा ना। सो इन्होंने पहले ये देखा, ठीक है। तो आपका बेंड पहला रिजल्ट, पहला टेस्ट का बेंड ये आया, नीचे में आया, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, ये इकोलाई को, कौन सा इकोलाई को, जो N15 में ग्रो कर रहा था, उसको उन्होंने नॉर्मल वाले मीडियम में डाल दिया, N14 अमोनियम क्लोराइड मीडियम में डाला, नॉर्मल वाले में N14 में डाला N15 को, और उसके बाद देखा इकोलाई 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है अपने आप को, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कहानी, तो थोड़ा देखने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा यहीं दिखा देता हूँ भाई, यहाँ भी ठीक है। देखिए यहाँ देखने का कोशिश कीजिए कि यहाँ में ये रहा N15 से मैंने इकोलाई लाया और कहाँ डाल दिया, अभी मैं N14 में डाल दिया। तो N14 में डाला तो नया जो स्ट्रैंड आने वाला है डीएनए का, नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसमें नाइट्रोजन क्या होगा, मीडियम में N14 है तो N14 ही होगा ना। सो देखिए ये N15 था तो ये सेपरेट हो गया, सी जब N14 में ये रेप्लिकेट करना था 20 मिनट में, तो ये देखिए सेपरेट हो गया, सॉरी कोई नहीं, ये देखिए ये सेपरेट हो गया, टेम्पलेट हिसाब से सेपरेट होगा ना। तो देखिए N15 सेपरेट हो गया। अब जो नया स्ट्रैंड आएगा इसमें भी और इसमें भी, वो क्या कंटेंट करेगा, आपका N14 कंटेंट करेगा, क्योंकि N14 मीडियम में ग्रो किया जा रहा है। सो जनरेशन 1 आफ्टर 20 मिनट्स, इकोलाई डिवाइड करता है 20 मिनट्स में, तो 20 मिनट बाद उन्होंने जब देखा और सेंट्रीफिकेशन किया, ऐसा तो दिख नहीं रहा है ना उनको डीएनए, तो उन्होंने उस बैक्टीरिया को रखा और जब रेप्लिकेट कर दिया बैक्टीरिया, तो फर्स्ट जनरेशन से बैक्टीरिया लिया और सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करके देखा उन्होंने, फर्स्ट जनरेशन वाले बैक्टीरिया का बेंड जो है मिडिल में आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। अगर दोनों स्ट्रेन N15 होता तब ना नीचे आता, ये बीच में आ रहा है का मतलब क्या समझा रहा है, आपका एक N15 वाला हैवी नाइट्रोजन बेंड है, हैवी नाइट्रोजन है एक में, और दूसरा में क्या है आपका लाइट नाइट्रोजन है, तो इसलिए बीच में आ रहा है, ठीक है। आफ्टर सेकेंड जनरेशन क्या होगा, आप खुद देखिए, सेकेंड जनरेशन बाद क्या होगा, देखिए आफ्टर 40 मिनट्स, 20 मिनट्स बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, तो आफ्टर 20 मिनट्स हमको क्या मिला था, ये मिला था, ये मिला ना। तो इसको करके देखो ना आप खुद ही, सपोज ये मिला मेरे को, ये रहा, मैं यही दिखा रहा हूँ, देखिए ये रहा, एक में 14 है एक में 15 है। सो आफ्टर 40 मिनट्स पर ग्रो किस में हो रहा है, N14 मीडियम में ही ग्रो हो रहा है। सो ये देखिए ये से टेम्पलेट ये सेपरेट हो जाएगा, आपका N14 चला गया वहाँ, नीचे में आपका N15 आ गया। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बनेगा वो कौन सा नाइट्रोजन लेके आएगा, N14 ही लेके आएगा, यार 14, और यहाँ में क्या लेके आएगा 14। सो आफ्टर 40 मिनट्स, दैट इज सेकेंड जनरेशन में जब देखा गया, और यहाँ इसको अगर मैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करूँ, तो आप मेरे को ये देख के बताइए, ये रिजल्ट देख के बताइए बेंड कहाँ आएगा। एक तो N14 और एक N15 हाइब्रिड है, तो कहाँ आएगा, बीच में आएगा। और एक क्या है आपका, दोनों N14 है, मतलब लाइट वाला है, तो कहाँ आएगा, सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जब बैंड आया आपका मिडिल हाइब्रिड का बैंड और ऊपर बैंड, तो इसका मतलब क्या है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब जो नया डीएनए बन रहा है उसमें 50% वाला पेरेंटल डीएनए है और 50% जो मीडियम है वहाँ से डीएनए आ रहा है, ठीक है। तो इससे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। तो सेकेंड जनरेशन में जब देखा तो देखिए बैंड एक ऊपर में आया, लाइट बैंड जिसमें N14 था, और एक इंटरमीडिएट बैंड आया, मतलब हाइब्रिड आया, ठीक है। सो इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव है। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। सो वही बात है, वहाँ सिंपल भाषा में समझा दिया। अब यहाँ देख लीजिए कि इकोलाई को N15 में ग्रो किया गया था, ठीक है, और बाद में उस इकोलाई को N15 मीडियम से ले ग्रो करवा के N14 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। N14 में ट्रांसफ़र किया गया तो क्या बनेगा, आपका इंटरमीडिएट हाइब्रिड बनेगा, N14 और N15 दोनों कंटेंट करेगा, ठीक है। सो यही कंफर्म। और फिर आप जब जनरेशन 2 करोगे तो इस फिगर एनसीईआरटी में है, इसको समझा देता हूँ। देखिए एकदम ईजी है भैया, आप खुद सेपरेट कर करके देखो। सो देखो पहले उन्होंने N15 में ग्रो किया तो दोनों स्ट्रैंड N15 हो गया। सेंट्रीफिकेशन करके देखा तो क्या आएगा, आपका बैंड कहाँ आएगा, आपका हैवी आएगा सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ टेस्ट ट्यूब ऐसा दिखाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। बाद में 20 मिनट्स बाद जब N14 मीडियम में उन्होंने रखा तो क्या होगा, आपका हाइब्रिड बनेगा ना, N14 N15, तो आपका बैंड कहाँ आएगा, बीच में आएगा। फिर से N14 मीडियम में जब नेक्स्ट जनरेशन मतलब आफ्टर 40 मिनट्स देखा गया तो क्या देखा गया, एक लाल इधर आ गया देखिए, और एक हरा उधर चला गया, एक लाल इधर है एक हरा उधर चला गया, और हरा दिखा रहा है 14 वाला मतलब। और बाद में क्या होगा, N14 में तो सब हरा ही आएगा, यहाँ देखिए हरा 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 हरा।
तो इससे क्या मिलेगा हमको, इसमें जब इसका डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया गया तो एक लाइटर बेन मिला और एक इंटरमीडिएट बेन मिला। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला इस फिगर को देख के कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए बन रहा है तो उसमें 50% वाला पेरेंटल है और 50% जो नया है वो नया आ रहा है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर। प्रूव किया था किसने, मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने। आई होप दिस इज क्लियर। ओके ओके So after second generation, that is 40 minutes, there was equal amount of hybrid DNA and light DNA। तो इससे प्रूव भी होता है कि भैया रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। और काफ़ी बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं एनसीईआरटी में बातों में कि वो तो मेसेल सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने दिया था, मेसेल्सन स्टाल इकोलाई ऊपर में काम करके, ठीक है, हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन को यूज़ करके। बट सिमिलर एक्सपेरिमेंट टेलर एंड उनके कलीग साहब 1958 में ही परफॉर्म किया था इन्होंने भी, ठीक है। किस पे परफॉर्म किया था, विसिया फेबा के ऊपर में। ये बीन है, ये फेबा बीन्स कहते हैं। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, सेम तरीका पर इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, इंस्टीड ऑफ हैवी नाइट्रोजन इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, रेडियोएक्टिव थायमिन, ठीक है, टू डिटेक्ट सिंथेसिस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में वहाँ में क्या इस्तेमाल किया उन्होंने, हैवी नाइट्रोजन। और इन्होंने फेबा बीन के ऊपर में काम किया, विसिया फेबा में, टेलर और उनके कलीग साहब ने। और यहाँ में इन्होंने नाइट्रोजन ने इस्तेमाल करके रेडियोएक्टिव थायमिन ने इस्तेमाल किया और वही देखा कि अगले जनरेशन में 50% पेरेंट वाला जा रहा है और 50% न्यू बन रहा है अलग से, ठीक है। तो इन्होंने भी बताया कि डीएनए इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, एक ही बात बताया, पर बहुत लोग इनको जानते ही नहीं हैं, इनके बारे में ध्यान नहीं देते। सो याद रखिएगा कि टेलर साहब ने क्या इस्तेमाल किया था और किसके ऊपर काम किया था प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट होता है ख़त्म। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।